हम लोग थोड़ा सा ना पीछे जाएंगे। आज भी बोलते हैं मुझे लोग कि तू पागल है, तू गधा है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमा के बिना हैंडराइटिंग अधूरी है, तो कॉमा होने बहुत जरूरी है। कोई वो कागज का टुकड़ा आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकता। करियर को नौकरी के अलावा भी देख सकते हैं। अमृतसर का बच्चा है, 8वीं का बच्चा है, फुल ऑन कमा रहा है। कोई यूके से डिजाइन करके आया, यूरोप से आया, फिर उसने खिचड़ी वाला डाल दिया। नई नई गर्लफ्रेंड नहीं आप ढूंढ सकते। कहीं ना कहीं एक को पकड़ना होगा, एक के साथ में विवाह करना होगा, तो शायद आप में वो एक एंटरप्रेन्योरियल जीन है। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो क्रिएटिव है, उसको स्ट्रक्चर करना इट बिकम्स सो टफ। डाइवर्सिटी टू मी इज मैजिकल। आपके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप खुद का अपना ईंधन बना पाए। आइडिया फेल होता है, पर मेरा मानना है कोई कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होता। हमारा विश्वास अंधविश्वास न बन जाए। आगे भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं करने वाले, बट एआई सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी को उतना ही महत्व देना है जितना आप अपने पार्टनर को देते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। बड़ा कारण ढूंढिए जिसकी वजह से आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। मजा बहुत है, रोज का आनंद मिलता है। हमको शहर के नाम देख के एटलस पे ढूंढना पड़ता है कि ये शहर कहाँ है। आई थिंक देखिए बहुत से तरीके हैं, लेमन आइडियाज है। आई थिंक कोई भी सर्च कर सकता है, यू विल फाइंड अस एवरीवेयर। फिलहाल मैं यही रुकूंगा। हाय। सो हम लोगों ने जैसे बताया था, मैं और रसिका हम आ पहुंचे हैं दीपक मेनारिया इनके यहाँ पे एंड पूनम मेनारिया इनके यहाँ पे फॉर आवर पॉडकास्ट विच इज चाह की कॉफी बाय रसिका दिव्या एंड दिव्या। यस। सो दीपक ये काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। थोड़ा हिंदी मेरा पता नहीं कहाँ से खुद से निकल रहा है। So he's admired because he helps lot of entrepreneurs, he helps lot of startups in scaling up. और कुछ दिन पहले हमारी थोड़ी बात हो रही थी, तो he said कि this is a second or third career. So ये मुझे और बाद में पता चला, अदरवाइज वो भी मैं सवाल इनसे पूछता, वापस कभी पूछेंगे। इनकी जो पार्टनर है विच इज पूनम मेनारिया, ये बच्चों को और उनके पेरेंट्स को लाइन पे लाती है। लाइन पे लाती है का मतलब है शी इज अ करियर काउंसलर, उनको सही रास्ता दिखाती हैं। सो वी वुड वेलकम दीपक एंड पूनम मेनारिया। थैंक यू सो मच। हम लोग थोड़ा सा ना पीछे जाएंगे और थोड़ा हम लोग को आप बताएंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये सब के बारे में। Thank you so much, Rasika ji and Devdipya ji. So it's very fun to be part of this podcast. Many congratulations to you कि आप लोग कुछ नया खोज कर रहे हैं, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बारे में हमारा जो भी छोटा मोटा अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे वो कुछ लोगों के लिए शायद उसका कुछ फायदा हो जाए, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन रसिका की मेरे बारे में, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मुझे नहीं पता वो कितना मायने रखता है। फिलहाल मैं जो भी काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक बट या अगर आप वो पीस ऑफ पेपर है मेरे पास 2-4 जिसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे नहीं लगता कि वो सच में वो मैटर करता है। उस समय बहुत मैटर किया था शायद, जब हम हमारे करियर के शुरुआती दौर में होते हैं, तो पीस ऑफ पेपर इज लाइक आवर लाइफ। बट नाउ इफ आई लुक एट इट, ठीक है मतलब। तो मैं ना 1984 में मैंने सबसे पहले कंप्यूटर का कोर्स किया था, बेसिक। वो भी क्या जमाना था, 94 में 84 85 की बात है। हमारे स्कूल में एक वैन आई थी कंप्यूटर लैब की, और वो कोर्स होने के 15 दिन पहले ऐसा माहौल था स्कूल में जैसे पता नहीं अभी क्या होने वाला है। यहाँ 2 रूम की सफाई हो रही है, एसी लग रहे हैं, कारपेट लग रहे हैं। हम तो ऐसे क्यूरियोसिटी से देखते थे ना क्या हो रहा है स्कूल में। देखा था वहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर लाके रखे गए। 10 दिन का कोर्स था, मैंने भी ज्वाइन किया। आई थिंक 86 की बात होगी। तब पहली बार मेरे को लगा कुछ बेसिक नाम की कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। तो मैंने कहा कंप्यूटर में करेंगे। बोले मैकेनिकल में नहीं करना है। मेरे पापा लास्ट तक कोशिश करते रहे क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो मैकेनिकल बन जा, मैकेनिकल। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको जिंदगी भर देखा है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। समहाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, इंजीनियर बन गए।
बी की डिग्री का पेपर हाथ में आ गया, अच्छा फिर एमबीए का भी कागज ले लिया हाथ में, बीए साइकोलॉजी का भी कागज हाथ में ले लिया, और फिर पीएचडी ड्रॉप आउट। आई एम वेरी प्राउड पीएचडी ड्रॉप आउट। मैं बड़ी खुशी से बोलता हूँ कि मैंने पीएचडी से अरे डॉक्टर लग गया रहता ना walk तुम्हारे out। सामने। डॉक्टर वही इच्छा थी मेरी बचपन से, डॉक्टर हाँ। ये नहीं बन पाया, ये बनता हूँ। पर जब मैंने हमारे जब एजुकेशन सिस्टम में मैंने पीएचडी की चाहत लेके जब काम शुरू किया तो मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वॉकआउट कर लिया। मैंने छोड़ दिया पीएचडी करना, बल्कि काम में काफी कुछ कर चुका था। 3 साल की मेहनत होने के बाद आई एम प्राउड पीएचडी वॉकआउट। आज जो मैं कर रहा हूँ शायद उसका इन सब से कोई लेन देन नहीं है। शायद आज जो मैं काम कर रहा हूँ शायद न उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई ज़्यादा डायरेक्ट लेन है, एमबीए का डायरेक्ट भी कोई लेन नहीं है, साइकोलॉजी का लेन डायरेक्ट लेन नहीं, पर इनडायरेक्ट मुझे लगता है कि सारी चीज़ आज मेरे काम में आ रही है, सब चीज़ें काम में आ रही है। क्योंकि करियर भली मेरा आज मैं सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल 2 साल कोडिंग किया। आई रियलाइज कि ये स्क्रीन के सामने दिन भर बैठना मेरे से न हो पाएगी, मैंने छोड़ दिया होगा। तो ऐसे बहुत चीज़ें मैं छोड़ता गया जिंदगी में जो शायद दुनिया के लिए बहुत अच्छी थी। तो मेरा पहला करियर प्योरली आईटी में था। ओके। तो वी co-founded an IT company which became the very biggest success story of Central India. Then we were acquired by a very big US based company. Now that company is owned by Hitachi. अभी वो कंपनी हिटाची की कंपनी है। अच्छा ओके। तो वो पहली पारी थी, वो पहली पारी सब खेली, उसमें मैंने प्रोग्रामिंग तो बहुत कम किया बट बहुत सारे करियर्स देखे, फाइनली मैं एचआर में आ गया था। तो आफ्टर टेस्टिंग अ लॉट ऑफ कॉफी आई डिसाइडेड कि दिस इज एचआर इज माय कप ऑफ कॉफी। वो उससे भी फिर आगे सेकंड करियर में तो आज बहुत कुछ अलग काम ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, करियर प्रोग्रेस होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा, कुछ राह मिलती गई, कुछ छोड़ते गए, कुछ नया पकड़ते गए, और सिलसिला चल रहा है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चालू है सिलसिला। दीपक, ये जो स्टार्टअप को जैसे आइडियाज कहाँ से तुमको ये आए कि तुमने ऐसे हेल्प करना चाहिए वगैरह इनिशियली? सो आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में करियर की तो कोई आज भी कल्पना नहीं कर सकता। मतलब मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कल्पना कर सकता हूँ, बट एंटरप्रेन्योरशिप को कोच करना, मेंटर करना, ये आज भी, क्योंकि इट्स नॉट वेरी, आज भी वो स्ट्रक्चर्ड करियर नहीं है। सो थिंक मेरी पहली इनिंग के टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट, माय फर्स्ट इनिंग बीइंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब, क्योंकि फिर वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई थी, 2-2,500 लोग थे, हम लोग बहुत पीक ऑफ द करियर पे थे, हमारे डिसीजंस बहुत लोगों को इम्पैक्ट करते थे, तो वो सब मजा था, ऑल टिक वर वेरी गुड, और प्राइड, फेम, मनी सब था। पर समवेयर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत हाईली पेड बाबू बन चुका हूँ। हाईली पेड बाबू जो बहुत पेड है, जिसका ओहदा बहुत अच्छा है, जितने दिन मैं जिस इंफॉर्मेशन पे बैठूंगा उतना मेरे को बड़ा माना जाएगा। तो मुझे लगा कि यार ये पोस्टमैन वाला जॉब शायद मैं एंजॉय नहीं करूंगा, बिकॉज वंस एक बार कंपनी बड़ी हो जाने के बाद में आपका जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। सो काम बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, ऐसा कोई भी मापदंड पे मुझे ऑफर थे आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, यूएस चले जाओ, मैंने कहा नहीं भाई, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस सब के लिए शायद नहीं बना हूँ। सो फिर मैंने फाइनली आई सेड कि नहीं, ये दौर में मेरे को नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू बी, मेरे को इस दौर में, क्योंकि मुझे समझ आता है इस दौर का अंत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये समझने के लिए पूनम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जो एक जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो एक लाइफ में मिलता है वो आपके पार्टनर से मिलता है, और स्लोली हमारा बिल्ड हो रहा था। ही वाज मोर स्पिरिचुअली अलाइंड, ही वाज मोर अलाइंड ऑन सेल्फ अवेयरनेस, ठहराव थोड़ा सा। तो कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं अंदर से मुझे समझ में आ रहा था कि यार ये दो दुनिया बोलती है वो आज सबसे अच्छी बात है। आज भी बोलते हैं मुझे लोग कि तू पागल है, तू गधा है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप मुझे पागल और गधा बोल रहे हो, क्योंकि आई थिंक वो दौड़ में मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि वो दौड़ से मैं अपने आप को बाहर करूँगा। फिर मैंने वो कॉर्पोरेट जो मेरी लास्ट कंपनी से मैं बाहर निकला, मैंने फिर ब्रेक लिया। जो गैप ईयर की बात जो होती है वो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गैप ईयर का। मुझे लगता है कि हर इंसान ने जिंदगी में गैप ईयर लेने ही चाहिए, एक नहीं ज़्यादा बार लेना चाहिए, ज़्यादा बार लेना चाहिए, क्योंकि गैप ईयर एक ऐसा समय होता है जो आपको कहीं ना कहीं
सोचने के लिए इतना समय देता है कि आप ऐसी चीजों के बारे में सोचो जो आप शायद दौड़ते वक्त कभी नहीं सोचोगे। जब आप दौड़ रहे हो आपके पास फुर्सत नहीं है सोचने की, आपको तो दौड़ना है, बस आप तो दौड़ में हो, आपको आगे जाना है, आगे जाना है। तो वो दौड़ के वक्त जैसे हम जब हैंडराइटिंग लिखते हैं तो कॉमा के बिना हैंडराइटिंग अधूरी है, तो वो कॉमा होने बहुत जरूरी है। सो वो कॉमा जिसने भी बनाया वो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ सेंस टू इट व्हेन वी राइट। तो ये गैप ईयर टू मी आर दोस कॉमास, हल्का सा कॉमा, तो नॉट ए फुल स्टॉप, कॉमा है। तो गैप ईयर लिया मैंने, 1 साल में लिटरली कुछ नहीं कर रहा था। बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। इसके पिताजी डर गए थे। मेरे पेरेंट्स आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करता हूँ एक्चुअली। मतलब आप करियर की बात करें, मैं तो आज भी मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर को बहुत कन्विंसिंगली इज नॉट ओके व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि उनको लगता था कि मैं जहाँ था वो इतना अच्छा था, कितना अच्छा था सब कुछ। ये एक्चुअली उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से ही इज वेरी राइट एज ए पेरेंट। आई थिंक मैं भी शायद अपने बच्चे के बारे में ऐसा ही सोचूंगा शायद। तो गैप ईयर के वो एक बहुत अच्छे अच्छे किस्से होते थे हमारे। कई बार मेरी हाउसमेट पूनम को पूछती थी, भाई नौकरी छोड़ दी क्या? कई बार वो दूध वाला पूछ रहा है, अरे अगले काम नहीं करता क्या? तो वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है उस टाइम पे। फिर फाइनली मेरे साथ जो पहले जो लोग मेरे साथ काम करते थे उनसे मैंने बातचीत करना चालू किया, तुम बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने मुझे देखा था बहुत ही नज़दीक से, जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो आपकी अच्छाई या बुराई दोनों पहचान लेते हैं। और अब मैं उस प्रोफेशनल फॉर्मेट से बाहर था, तो अब मेरा उनके साथ डायरेक्ट लेन देन भी नहीं था कि भैया मेरा बॉस है, इसके बारे में बुरा कैसे बोलूँ। फिर ऐसे बहुत से लोगों से मैंने फीडबैक लिया, इनपुट लिया। फिर फाइनली मुझे इनोवेशन, यूथ और ट्रेनिंग मेंटरिंग, ये 3 चीजें समझ में आई जो मैंने करना चाहिए और जिसमें मुझे मजा आएगा और मैं अच्छा करूँगा। तो इन 3 चीजों को जोड़ के लेमन आइडियाज का हुआ जन्म, और हमने शुरू किया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 12 साल हो चुके हैं। अभी भी नहीं मालूम है कि हम जो कर रहे हो फाइनली यही करना है या क्या और करना है। नहीं, फिर भी काफी साल मजा हो गए बहुत ना आ अभी। रहा है, मजा बहुत आ रहा है। That is the most important. 12 साल You're loving what you are doing. मजा बहुत है, रोज का आनंद मिलता है, रोज आनंद है। और पहले शायद जब मैं जॉब करता था या मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में, मैं रोज मन में आके सोचता था मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या किया। तो अब वो फीलिंग तो नहीं है कि मैंने आज क्या किया। रोज नए नए इनोवेशंस, आइडियाज के ऊपर बात होती है, सीखने को बहुत मिलता है, तो इसलिए आनंद है, बहुत मजा है। What exactly you do? Yeah. Or this your company firm? तो आज की डेट में हम लोग अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ अपना क्रिएट करना है, दैट्स वाज द ओरिजिनल थॉट। Okay. पर इसको हमने फर्म को फिर एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया, क्योंकि जो लोगों समझ में आए। Okay. तो आज आपको अगर अपना कुछ भी क्रिएट करना है, विच कुड बी ए ब्रांड, ए वेंचर और ए सोशल प्रोजेक्ट, तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट इज द राइट वर्ड। सो हम लोग अवेयरनेस से लेके, ट्रेनिंग से लेके, मेंटरिंग से लेके, उन ऐसे आइडियाज को वैलिडेट करके बाहर कैसा लाना, लोगों तक कैसे पहुंचाना, उसको फॉर्मल बिजनेसेस में कैसे कन्वर्ट करना, वो पूरी जर्नी में हम लोग उनके साथ काम करते हैं। So this leads me to another question. While कोई भी ये कोशिश कर सकता है, but is there something that you can say with your 12-13 years of experience that who can be entrepreneur? आई थिंक इंटरनेट की वजह से जिस तरीके से आज की डेट में आसान हो गया है काम, आज की मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, बट सब नहीं बन सकते। Okay. एनीवन कैन बिकम बट नॉट एवरीवन। अभी ये एनीवन मतलब कोई भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत एक्साइट करती है इस स्पेस में, क्योंकि कोई वो कागज का टुकड़ा आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकता। True. नो डिग्री और नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन के मेक यू एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन नॉट। आपको सीए बना देगी, एमबीबीएस डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, बट देयर इज नो डिग्री व्हिच कैन मेक यू एन एंटरप्रेन्योर। सो एजुकेशन डजंट मैटर हियर। So मतलब there is no, sorry to interrupt, so there is no any formal no. degree for this. Absolutely, you cannot. It's about entrepreneurship is about doing it. तो जो करता है वो बन जाता है। केवल अध्ययन करने से, 4 किताब पढ़ के आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो ये सबसे बड़ा फैसिनेटिंग पार्ट जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैशन और ड्रीम के अराउंड अगर आगे बढ़ सकता है तो उसको किसी फॉर्मल डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐड करती है, नहीं है तो भी
चलता है, काम हो सकता है। सो कोई भी बन सकता है, डिग्री डजंट मैटर, एज ऑल्सो डजंट मैटर इन ए वे। हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि यंगस्टर्स भी हमारे साथ काम करते हैं, सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे भी काम करते हैं, 40-45 ईयर्स के लोग भी काम करते हैं। बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं जो ये कहते हैं कि एज ऑल्सो डजंट मैटर। बट कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दैट इज अ मेजर पैरामीटर। ओके, आप जीवन में आप कौन सी स्टेज में कितना रिस्क ले सकते हैं, दैट इज ए वेरी प्रैक्टिकल रियलिटी। मतलब इसको नजरअंदाज किसी ने नहीं करना चाहिए। कम वॉट में कोई कितना ही बोले, पर हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखना है। तो और वो उम्र के साथ हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। सो आई थिंक 25 से 30 साल इज द राइट एज मेरे हिसाब से, जब इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बड़ी होती है, शादी नहीं है, बच्चे नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, पेरेंट्स एजिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा लोग जिनके साथ हमने काम किया होगा तो 24 से 28-30 साल के बीच में, दैट इज अ राइट एज। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सक्सेडिंग इज मोर बल्कि ड्यूरिंग दैट पीरियड। रिसेंटली तो मैं स्कूल के बच्चों के साथ भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ काम। स्कूल के बच्चों के हाँ, साथ, छठी के बच्चे, 7वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, जो कुछ आइडियाज के ऊपर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं। इतने यंग एज से। हाँ, सो दे आर, आई थिंक दे मे नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर राइट नाउ, बट सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में अगर हमने ये सीड बो दिया कि भाई आप करियर को नौकरी के अलावा भी देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ट्रू। तो वो एक और पहल है। और कुछ बच्चे हैं भी तहलकेदार। मतलब 12-14 साल की उम्र में एक एग्जांपल है हमारे पास, अमृतसर का बच्चा है, 8वीं का बच्चा है, फुल ऑन कमा रहा है, प्रॉफिटेबल है 8वीं में, अपने फादर के नाम की कंपनी है, बैंक अकाउंट है, पैसा आ रहा है, कमा भी रहा है और काम भी रहा है। सिंपल सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है कि वहाँ अमृतसर में बहुत से बूढ़े लोग आते हैं जिनके सब बच्चे बाहर हैं, वो आते हैं वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में सेवा देने के लिए, तो उनको वहाँ पे प्रॉपर केयर नहीं मिलता है। होटलें मिल जाती हैं, रहने की जगह मिलती है, बट केयर नहीं मिलता है जो उनको चाहिए वो वाली, वो उस उम्र में जाके। तो उसने केवल इतना सा काम किया कि आप आइए, मैं आपको 6 महीने साल भर के लिए रहने की व्यवस्था करूंगा, प्लस आपका सब मेडिकल और एल्डरली केयर लूंगा। 3 कपल उसके पास पेड बेसिस पे ऑलरेडी रह रहे हैं। हाँ, 8वीं का बच्चा है। हाँ, तो ये आई थिंक एक्सेप्शंस है, बट जनरली मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज गोइंग किड्स ने रिस्क लेना चाहिए। दे आर द राइट टाइम, बिकॉज उनकी पढ़ाई के साथ में अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन कर ली है, जैसे ये कभी हम पुणे के एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का बच्चा है, फिजियोथेरेपी वालों के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेज उनको बोली जाती है कि आप घर जाके करो। अब घर आने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो आपको मोबाइल ऐप के थ्रू ये बताएगी कि आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो यू कैन डू सेल्फ करेक्शंस व्हाइल एट होम। आप अपने घर रह के डिवाइसेस को यूज करके अपने एक्सरसाइजेस को बेहतर बनाइए, और वो डिवाइस ऑलरेडी वो 2 साल से काम कर रहा है बच्चा। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें आई थिंक एक और ये है कि आपका फॉर्मल एजुकेशन शायद काम में आए ना आए, दोनों चीज चलती है। पर मेरे पास एग्जाम्पल ऐसे ज्यादा है जहाँ फॉर्मल एजुकेशन काम में नहीं आया है। कोई यूके से डिजाइन करके आया, यूरोप से आया, फिर उसने खिचड़ी वाला डाल दिया, कोई लेन देन नहीं, इंजीनियरिंग डिजाइन से खिचड़ी वाला चला रहा है, खिचड़ियाँ बना के दे रहा है, 25 तरह की रेसिपीज हैं, पैन इंडिया ग्रो कर रहा है। बहुत से एग्जांपल्स हैं। तुम्हारा आइडिया, आई मीन खिचड़ी वाला was our first startup. That's I call it our first baby of Lemon Ideas. बट एज यू सेड, ये बहुत लोगों के दिमाग में टैबू होता है कि आपने जो पढ़ाई की है आगे उसी ही फील्ड में जाना है, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा पढ़ना। वेस्ट नहीं होता है, काम में आना ही आना। See, आपकी बेसिक पढ़ाई जो आपने जो भी पढ़ा है, मेरा कहना पढ़ाई नहीं, जीवन के कोई भी अनुभव आगे काम में आने ही वाले हैं। चाहे वो पढ़ाई के नाम के अनुभव हो, चाहे कहीं नौकरी करने के अनुभव हो, या अपने घर में आपके वाइफ के साथ के अनुभव हो, बच्चे के साथ के अनुभव हो, सारे अनुभव आपको जिंदगी में आगे का रास्ता दिखाने में काम में आएंगे। थैंक यू दीपक। सो
आई थिंक देखने वाले काफी लोगों को उम्मीदें जाग गई होगी कि फॉर्मल एजुकेशन है तो अच्छा है, बट दैट इज नॉट अ नेसेसिटी एट द सेम टाइम. But does it mean, as he said, anyone can become, but not everyone? Yes. So this anyone or everyone के बीच में, what is that someone has to do to validate कि भाई yes मैं entrepreneur बन सकता हूँ? आई थिंक मैं उसमें 2-3 बहुत सिंपल सी बातें रखूंगा जो मेरा एक अनुभव रहा है. सबसे बड़ी बात, अपने खुद के विचार के ऊपर आपका एंकरिंग कितना स्ट्रॉन्ग. आज कुछ और सोचता हूँ, कल कुछ और सोचता हूँ, परसों कुछ और सोचता हूँ, तो वो सोचो, कोई बुरी बात नहीं, बट फाइनली एक जगह एंकरिंग आनी चाहिए. यू कैन जस्ट आप पूरी जिंदगी भर नए नए आइडिया या अपनी नई नई गर्लफ्रेंड नहीं आप ढूंढ सकते. कहीं ना कहीं एक को पकड़ना होगा, एक के साथ में विवाह करना होगा. तो वैसे ही एक आइडिया को पकड़ना होगा, उसके साथ में विवाह करना होगा. तो वो एक एंकरिंग जरूरी है थोड़ी सी, कि एक थोड़ा सा एक जगह एंकरिंग आए, वो जरूरी है. कमिटमेंट टू योर आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत जरूरी होता है कि हम कमिटेड रहें, क्योंकि हमारी नौकरी बदलना बहुत आसान है. पंखी की हवा नहीं अच्छी लगी, मैं आज नौकरी बदल दूंगा. वो मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ डायरेक्ट ऊपर एसी चलता है, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ. पर आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम के साथ आपका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. सॉल्यूशन बदलेंगे, सॉल्यूशन बदलते जाएंगे. उस समय के साथ कोविड के पहले कुछ और सॉल्यूशन थे, कोविड के बाद कुछ और आएंगे, एआई के बाद कुछ और आएंगे. पर आपका जो आपका पर्पस था कि मेरे को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये अगर आपका कमिटमेंट रहा तो आप आगे बढ़ जाएंगे. वो कोई बहुत बड़ी बात. और आई थिंक एक और जो मुझे लगता है कि कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है. हम आसपास बहुत सी प्रॉब्लम्स देखते हैं ना. A lot of people call कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आई कॉल इट इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आसपास हम जितनी प्रॉब्लम्स देखते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम को देख के हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आ रहा है कि हम किसी को गाली दे रहे हैं कि ये मोदी जी की वजह से है, ये हमारा कुछ कॉर्पोरेशन करता नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है, मेरे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद है, ये बर्बाद है, वो बर्बाद है, एक वो बहुत साधारण वाला व्यक्ति यही बात करेगा. पर अगर किसी व्यक्ति, आप जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स को देख के आपके अगर मन में ये ख्याल आ रहा है क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो शायद आप में वो एक एंटरप्रेन्योरियल जीन है. आप शायद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं, वो इंटेंशन है. तो वो इंटेंशन ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आई थिंक इज वन ऑफ माई, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बेसिक फाउंडेशन है. बाकी सब हो जाता है, सॉल्यूशन निकल जाएंगे, टीम बन जाएगी, पैसा आ जाएगा, सब कुछ हो जाता है. लेकिन एक प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी देख पाना और उस प्रॉब्लम के साथ अपने आप को जोड़ पाना, एम्पैथी बिल्ड करना, उस प्रॉब्लम को समझना, उसकी गहराई में जाना, उसके साथ विवाह करना कि यार इस प्रॉब्लम के साथ मैं 10 साल रहूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपने जीवन के 5-10 साल लगाने की मेरी मानसिक तैयारी है. तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति फिर आगे बढ़ सकता है. बहुत अच्छा था. सो पूनम, मुझे एक पूछना है तुम्हें. जैसे दीपक तो हर किसी को नए नए अच्छे जो भी उनके पास आते हैं तो अच्छे आइडियाज देते हैं, तो तुम कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन सी चीजों के लिए दीपक को अप्रोच करती हो? Good one, very good one. All the things which has to have an Excel sheet and all the things which requires the strategic approach, then I have to. क्योंकि मैं बहुत spontaneous, creative और abstract हूँ. दीपक का थोड़ा सा उसको streamline करना, उसको structure करना, उसको Excel में डालना, basically the mental and arithmetic part, set statement, arithmetic. जिस फील्ड में है, that is so abstract. Yes. कि उस abstract चीज में there has to उसको be structure. little structure. जैसे मैं बहुत structure नहीं हूँ, he structure. तो अगर suppose जो abstract है, जो creative है, उसको structure करना it becomes so tough, very tough. It is not about कि आप इधर उधर भटक जाते हो, लेकिन अगर हमको longer term में अगर कुछ उसको visualize करना है या उसको implement करना है, तो you need structure is what I have understood in these 20 years कि ये will require. Then I have to. And I look at the other aspect from Okay, which is this थोड़ा ठहराव, इंट्यूटिवनेस, कुछ चीजों में जस्ट ब्लाइंडली विश्वास कर ले. लॉजिक मत लगा. लॉजिक नहीं लगाती हूँ. तो ये चीजें कई बार मैं पूनम से, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमेशा लॉजिकल अप्रोच से सोचते हो, कई बार गलत हो जाता है. सो एट टाइम्स आई हैव लर्नड स्लोली थ्रू पूनम, कुछ चीजों में ठीक है,
कर ले, So ये लॉजिक एक चीज को बाजू में सीखनी रख। चाहिए कि थोड़ा लोगों से सीखना चाहिए, लोगों अपनी वाइफ का से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि वो Yeah, we have और learned that. और वो जरूरी है, क्योंकि कि मैं एक जिस ओरिएंटेशन से काम करता हूँ, तो वो ओरिएंटेशन में अगर एक कोई और पर्सपेक्टिव आता है विच इज लॉट ऑफ, मतलब मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी, अगर हम दोनों, मुझे लगता है कि बहुत, मुझे सबसे एक अच्छी बात हमारे रिलेशनशिप में ये लगती है कि हम दोनों डाइवर्सिटी ब्रिंग करते हैं। Yeah, very शायद दोनों एक जैसे होते तो शायद हम दोनों को मजा नहीं आता कि तुम दोनों एक ही जैसे, एक ही तरफ दौड़ना है, दोनों को भागना है, दोनों को ये करना है, दोनों को भागना है। अभी क्या हो रहा है कि हम दोनों क्या एक माइंडसेट और ओरिएंटेशन डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी टू मी इज मैजिकल, बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर अपने घर, मैं शादी की बात नहीं करूंगा, बट अगर कोई व्यक्ति अगर अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के लिए कोई पार्टनर ढूंढता है या को फाउंडर ढूंढता है, तो अपने से अलग व्यक्ति ढूंढो, आप जैसा व्यक्ति मत ढूंढो, Yeah. क्योंकि वो तो ओरिएंटेशन आपका है ही ऑलरेडी। कोई और व्यक्ति आएगा तो दैट विल ऐड टू अ लॉट ऑफ, मतलब जो होता है ना कि वो हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव बनता है। आप शायद 90 डिग्री देख रहे हैं, दूसरा भी 90 डिग्री देख रहा है, तो बाकी 270 तो छूट गया ना। तो अगर 90 के साथ एक और 90 आ गया, तो फिर एटलीस्ट वो रिस्क है कि केवल 180 छूट रहा है। Very nicely put it. So you have been working for last 12-13 years इतने सारे लोगों के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ कुछ कैटेगराइजेशन कर सकते हैं क्या कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें मोस्टली दीज आर सर्टेन क्वालिटीज जो देखी गई हैं एंड व्हिच देयर मे बी सम और मेनी हु मे नॉट बिकम सो सक्सेसफुल, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं कैटेगराइजेशन? आई थिंक देखिए, बहुत एकदम क्लियर कैटेगराइजेशन नहीं कर पाऊंगा, बट हमारे पास में करीब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, ईश्वर की कृपा है, मैं बहुत आई फील ब्लेस्ड कि मैं करीब साल में 800 से 1000 आइडियाज के ऊपर मेरी चर्चा होती है। तो वहां से मेरा सीखना बहुत हो रहा है। मतलब हम किसी को आइडिया नहीं देते, लोग आइडिया लेके आते हैं, वी हेल्प देम कि इस आइडिया कुछ, या कोई व्यक्ति आता है कि मेरे पास 10 आइडिया है, तो 10 में से एक कौन सा तुम्हारे लिए सही है। सही गलत की परिभाषा नहीं है, कोई आइडिया सही गलत नहीं होता। मुझे लगता कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है बोल पाना, नहीं बोलना चाहिए। हर आइडिया अच्छा है, वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है कि नहीं उस समय पे, ये बस चीज हम लोग थोड़ा सा उसको हेल्प करते हैं कि भाई इस 10 में से आज की डेट में तुम्हारे लिए, और वो भी हम नहीं बताते। वी कैन नेवर बी इन एनी एडवाइजरी रोल, नेवर। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि क्या चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। ओके, सी जब एक व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका सेल्फ मोटिवेशन नहीं भी रहा, तो भाई वो बॉस की डांट के डर की वजह से, या मेरी 30 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी वो डर की वजह से वो अपने आप को काम करेगा। पर यहाँ ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं, यहाँ कोई बाहरी मोटिवेशन आपके लिए काम कर ही नहीं सकता। सो एक जो सबसे बड़ी बात है जो एंटरप्रेन्योर्स और नॉन एंटरप्रेन्योर्स को अगर अलग करती है तो वो है सेल्फ मोटिवेशन। बहुत एग्जांपल देखे हैं मैंने जहाँ पर कि मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि इस आइडिया पे काम कर, होते हैं सर, बहुत से लोग आते हैं कि सर मेरे को लगता है कि माय गर्लफ्रेंड वांट्स, या किसी व्यक्ति ने बोल दिया मेरे फादर का ऑलरेडी बिजनेस है, इस पे काम कर ले, तो वो कुछ टाइम तक चलता है, बाद में उसकी हवा निकल जाती है, क्योंकि वो ईंधन ही नहीं है ना। ईंधन टेम्पररी भरा हुआ ईंधन एक लिमिट तक चलेगा। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप खुद का अपना ईंधन बना पाए, और वो मैकेनिज्म आपकी ऊर्जा, आपकी सेल्फ ऊर्जा से ही आएगी। आपकी खुद की आत्म ऊर्जा है तो वो आगे गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। सो सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा एथिक्स एंड वैल्यूज, थोड़ा मैं इस पे हल्का सा मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव रहा है शुरू से, कि इतने अनुभव हुए, अच्छे बुरे सब तरीके के अनुभव रहे हैं मेरे। सो फाइनली मैंने देखा है कि अगर मैं 10 साल के स्पैन में अगर मैं देखूं कि भी कोई एंटरप्रेन्योर 10 साल के स्पैन में कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, तो वो लोग जो जिनकी इंटीग्रिटी हाई थी, जिनकी वैल्यू सिस्टम में बिलीव था, जिनका कंसाइंस था, वो लोग कहीं ना कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अभी सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, आइडिया फेल होता है, पर मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता। सो नाइस, आइडिया फेल हो सकता है, एंटरप्रेन्योर तो कभी फेल नहीं होगा, मतलब जिंदगी में अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो जो उसको जो अनुभव मिल रहा है कि मेरी मन की कल्पना को वास्तविकता में
बदलने का प्रयास, ये अनुभव उसको बहुत आगे लेके जाता है। तो आई थिंक इंटीग्रिटी, वैल्यू, सेल्फ मोटिवेशन और एन अप्रोच की मैं नहीं हूँ, हम, मैं से हम वाली अप्रोच में जितने लोग काम करते हैं वो लोगों को साथ जोड़ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। सो आई थिंक हम नहीं है तो हम नहीं कैसे बढ़ेंगे ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए सोलो जर्नी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं अपनी कंसल्टिंग दे रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके आपको लोगों को साथ लेके उसको बड़ा बनाना है, लोगों को आगे लेना है। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मायने रखती है। सो यही सब हेल्प करती है सक्सेस के लिए कोई भी स्टार्टअप की। अगर यही नहीं रहेगा तो स्टार्टअप हाँ, अब ये रहेगा नहीं रहेगा इसका हम आकलन नहीं करते हैं। हाँ। This we don't want to make any assessment, but लॉन्गर पीरियड में मेरा ऐसा मानना है कि ये रहा तो इंसान सक्सेस अच्छा कर लेगा। अच्छा कर लेगा। ट्रू। सो बेसिकली इस 12 साल में कई सारे लोग, एज यू सेड, 600 से 700 आइडियाज इज लाइक माइंड बॉगलिंग, एक्साइटिंग। यू ऑल्सो सेड कि कोई 8 स्टैंडर्ड का बच्चा है विच इज अर्निंग, एंड मोर देन अर्निंग ही हैज सम आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग पीपल, आइडियाज? 2-4 एग्जांपल अलग तरह के लोग हैं जिसमें कोई ना कोई सीख मिले बाहर। जो पॉडकास्ट देखने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ कहानियां ऐसी जिसमें कुछ ना कुछ उनको शायद उनके काम की चीज मिल जाए। तो एक था हमारे पास में जो बहुत शुरुआत में 2014 में आया था, उड़ चलो नाम का स्टार्टअप था। सॉरी, क्या नाम? उड़ चलो। उड़ चलो, ओके। अब इस स्टोरी में सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो हमारे पास आया था तो कॉन्सेप्ट उसका बहुत सिंपल सा था कि फ्लाइट्स में बहुत सी सीटें खाली जाती हैं, ट्रेन्स में वेट लिस्ट में लोगों के नंबर लगते नहीं। बहुत अच्छा ख्याल था, क्योंकि इन दोनों को मैच करके दोनों का फायदा हो जाए। वहाँ सीटें खाली जा रही हैं और यहाँ लोग वेट लिस्ट में मर रहे हैं। तो ये ख्याल से वो हमारे पास में आया था। बहुत अच्छा ख्याल था हमारा। वो कंपटीशन का पहला विनर था। 2014 में हमारा स्टार्टअप कंपटीशन होता है जो आज की डेट में बहुत बहुत बड़ा बन चुका है। गूगल पे सबसे पहला है वो स्टार्टअप कॉन्टेस्ट इन द कंट्री, बहुत पॉपुलर है। तो वो कंपटीशन के बाद फर्स्ट विनर। 2 साल उसने बहुत स्ट्रगल किए क्योंकि उसके स्टेक होल्डर्स दोनों सरकारी थे। ओके। एयरलाइन भी सरकारी था, रेलवे भी सरकारी। 2 साल मेहनत करने के बाद में ही फाइनली डिसाइडेड टू चेंज। इसको टेक्निकल स्टार्टअप भाषा में पिवोट बोलते हैं। ओके। तो उसने पिवोट किया, चेंज किया, एंड देन ही कंप्लीटली चेंज हिज आइडिया। द नेम इज स्टिल सेम। ओके। उड़ चलो। कमिंग फ्रॉम ए डिफेंस बैकग्राउंड, उसने फ्लाइट बुकिंग के जितने भी इंडिया में आर्मी की यूनिट्स हैं वहाँ उसने ट्रैवल बुकिंग की डेस्क डाली। ओके। तो आज की डेट में अगर कोई भी डिफेंस वाला आदमी है उसको उड़ चलो नाम मालूम ना, ये नहीं हो सकता। सबको मालूम है। नाउ ही इज catering to the army in whatever way he can. He's selling them washing machines, refrigerators, he's building homes for them, he's booking tickets for them, सब कुछ कर रहा है वो। पर द पॉइंट हियर है जो ओरिजिनल थॉट था वो चेंज किया उसने, और वो बहुत जरूरी होता है। हमारा विश्वास अंधविश्वास न बन जाए। अगर वो 2 साल में चेंज नहीं करता तो क्या होता, वो अंधविश्वास बन के आगे चलता है। तो ये ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, छोटे बड़े। एक और अभी एक एग्जांपल है, 40-45 साल का एक व्यक्ति है, पटना से है। एज मैटर नहीं करती है अगेन। उन्होंने अपनी कोई रिसर्च करी थी यूएस में, जहां उन्होंने एक ऐसा नया केमिकल कंपोनेंट बनाया है जो बहते हुए खून को एब्रप्टली रोक सकता है, इंस्टेंट स्टॉपेज। ओके। तो पेटेंट है उनके पास, इंडिया लौट के आए हैं। अब उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने के साथ हमारे साथ उनका काम चल रहा है कि जब कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं तो मैक्सिमम डेथ होती है क्योंकि खून बहुत बह जाता है, उसको सही टाइम पर रोका नहीं सकता। तो उन्होंने एक नया केमिकल कंपोनेंट बनाया है जो इंस्टेंट खून को रोक सकता है विदाउट एनी हार्मफुल। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके हैं, मतलब बहुत से आई थिंक कहानियां हैं। तो पर फिलहाल मैं यही रुकूंगा। सो पूनम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे है कि जब तुम करियर काउंसलिंग करती हो तो तब काउंसलिंग करते हैं तुमको ध्यान में आता है कि सामने वाले बंदे के इसमें ना लीडरशिप क्वालिटीज है, या ये अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है या आगे अच्छा कर सकता है इस लाइन में?
तो द आइडिया विच आई लुक एट एंड द एनवायरनमेंट विच आई लुक एट इज कि वो उसने स्कूल में कितना रिस्क लिए है, क्या जगह अच्छा। रोल किया है, कॉलेजेस में उसने कितने अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज एकेडमिक्स क्या और वो करता है, और कुछ वॉलेंट्री एक्टिविटी की है क्या, किसी चीज पे कुछ प्रोजेक्ट किया है क्या इस तरीके का विच जस्टिफाइज विद what he or she is thinking about. तो surely one is पैशन और वो रिस्क लेने का कैपेसिटी है ना, सोचना आउट ऑफ द ब्लू चीजें करना, मतलब आप जा कहीं रहे हो कुछ और चीज को प्रोजेक्ट लेके उसको सक्सेसफुली हैंडल अच्छा। किया हुआ है, तो इस तरीके से मैं देखती हूँ। ऑफ कोर्स उसके बाद तो इट इज ऑल दीपक डोमेन, इट्स नॉट माय डोमेन एट ऑल, बट आइडेंटिफिकेशन इज श्योरली माय डोमेन। सो ये जो एज यू सेड कि एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता, आइडिया में फेल, सो कुछ ऐसा कोरिलेशन कर सकते हैं कि अच्छी आइडिया है बट फेल हो जाती है, तो क्या कारण रहते होंगे? चाय बनाने के इंग्रेडिएंट्स बहुत कॉमन है, सबको मालूम है, स्टेप्स भी सब कॉमन है, पर फिर भी सबके हाथ की चाय अलग अलग बनती बनती है। है। ट्रू। सो आई थिंक इसके पीछे में मेरा जो कहने का जो तात्पर्य ये है कि आइडिया कॉमन होते हैं बहुत से लोगों के, पर उसको कौन किस इंटेंशन से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ये मैटर करता है कि वो आइडिया कहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। सो हम लोग नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन एनालॉजी यूज करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक घुड़सवारी। ओके। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर, आप घुड़सवार हैं और आप जिस आइडिया को चला रहे हैं वो एक घोड़ा है, सो यू आर राइडिंग ए हॉर्स। सो अगर आप एक अच्छे घुड़सवार हैं तो एवरेज घोड़ा भी है तो भी आप अच्छा चला लेंगे, पर अगर घोड़ा अच्छा है लेकिन आप अगर अच्छे घुड़सवार नहीं बन पाए तो इट्स लाइक एन इनजस्टिस टू द हॉर्स ऑल्सो। सो आई थिंक एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता है क्योंकि उसका ये एक्सपीरियंस तो उसको आगे डेफिनेटली काम में आने वाला है, बट कुछ आइडिया कई बार चलते हैं नहीं चलते हैं, उसका प्योरली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग, द एग्जीक्यूशन एंड द इंटेंशन हु इज ट्राइंग टू बिल्ड इट। ये तीन चीजें उसको डिफर करती है कि वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आइडिया सारे अच्छे होते हैं, तो ऑल डिपेंड्स कि हम किस अप्रोच से उसके ऊपर काम करते हैं। सो दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं स्पेशली आफ्टर कोविड। जो बच्चे पहले फिजिकली पढ़ते थे अब कई सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एआई आ रहा है, सो people have to adapt themselves to the changed circumstances. So while there is no formal education to become an entrepreneur, but given that things have changed, तो entrepreneur को भी इन ट्रेंड्स के हिसाब से क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? या आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरी एक मुलाकात हुई मथुरा के एक एंटरप्रेन्योर से। ओके। 12वीं पास का बच्चा है, 9वीं कक्षा से कुछ काम शुरू किया था। वहाँ जितने लोग मथुरा वृंदावन की यात्रा पे जाते हैं उनके लिए टूर्स अरेंज करता है। 9th में शुरू किया, फिर कोविड आ गया, बंद किया। अभी 12th में फिर विजिट से शुरू किया, 12th पास हो चुका है, आगे भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं करने वाला है, बट एआई सीख रहा है। ओके। तो इज नॉट सी वो एक ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर है, उसको कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उसने ऑलरेडी कर चुका है। वो ऑलरेडी वहाँ बहुत से टूर्स अरेंज कर रहा है, मथुरा वृंदावन में लोगों को घुमा रहा है, अच्छी जगह लेके जा रहा है, पूजा करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। बट समय के साथ उसको मालूम है कि उसको अपने काम में एआई को यूज करना होगा, तो एआई पर। सो पिछले 2 साल से हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें एक वर्ड बहुत कॉमन लग गया है, एआई पावर्ड या एआई इनेबल्ड। चाहे वो आइडिया वही है, सारे आइडिया सब पहले वाले ही हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, बट सब आइडिया के सामने 2 वर्ड लग गए, एआई। सो आई थिंक आज की परिप्रेक्ष्य में कोई अगर एंटरप्रेन्योर को जैसे 7-8 साल पहले कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई स्टार्टअप सोचता था तो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के बिना नहीं काम चलता था, सीखना ही पड़ा उसको। जैसे मैं पर्सनली भले मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बट एज ए कंपनी आई हैव टू बी, मतलब मेरे को सोशल मीडिया पर रहना ही पड़ेगा। तो वही आज की डेट में अगर आप पर्सनली इंक्लाइंड है कि नहीं है, बट आपके स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भले वो टेक स्टार्टअप है या नॉन टेक स्टार्टअप है, आपको टेक्नोलॉजी को साथ लेना है। और मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ हर टीम को
कि आप अगर 4 पार्टनर है तो एक सीट खाली रखिए, 2 पार्टनर है तो एक सीट खाली रखिए, जिसपे मिस्टर टेक्नोलॉजी विराजमान है। टेक्नोलॉजी को उतना ही महत्व देना है जितना आप अपने पार्टनर को देते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब उसमें एआई वर्ड और जुड़ गया है। कुछ साल पहले इंटरनेट था, फिर ई कॉमर्स था, फिर सोशल मीडिया था, अभी एआई। सो अभी ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा ये सेक्शन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि ऐसा एक कौन सा एडवाइस है जो तुम हर स्टार्टअप्स को देना चाहोगे जो वो सीरियसली ले? फंडिंग रेस करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में मत आइए। लेट्स नॉट मेक, ये बहुत आजकल एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, ये बिगर द मीडिया हाइप, बिकॉज ऑफ सो मेनी शोज, सो मच ऑफ न्यूज हैपनिंग, कि हर, एंड आई वाज सरप्राइज के स्कूल के बच्चे भी हमारे पास प्रेजेंटेशन देने आते हैं क्योंकि उनको फंडिंग चाहिए। इट्स समथिंग वेरी डेंजरस टू मी। सो कोई ना कोई बहुत फंडिंग के अलावा कोई बड़ा कारण ढूंढिए जिसकी वजह से आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। Someone wants to approach you, so what is a way to approach? आई थिंक देखिए बहुत से तरीके हैं, लेमन आइडियाज है, आई थिंक कोई भी सर्च कर सकता है, यू विल फाइंड अस एवरीवेयर। सो सबसे ज़्यादा जो जो हमारे पास में लोग आते हैं वो हमारे कंपटीशन के माध्यम से आते हैं। हमारा एक बहुत पॉपुलर कॉन्टेस्ट है इनोप्रेनर, जो 12 साल से चल रहा है। Okay. पहले संस्करण में केवल 25 टीम आई थी, जिसमें वो गुड़चलो विनर था। आजकल हमारे पास में 1000-1200 से ज़्यादा फाउंडर्स हर साल रजिस्टर करते हैं। Oh. और ये पैन इंडिया में, मतलब हर साल ऐसा होता है कि हमको शहर के नाम देख के एटलस पे ढूंढना पड़ता है कि ये शहर कहाँ है। तो छोटे छोटे शहर के भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और अब तो देश के बाहर के लोग भी आने लगे हैं। So great that you are doing, because काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, and I think मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आएगी। The first person now, I'm sorry to say, रसिका नहीं, दीपक होगा। बिल्कुल उसी को जाके बता दो। Thank you so Discuss much. और आई वुड सजेस्ट, जो कोई ये पॉडकास्ट देखेगा, किसी को आपका स्केल अप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, प्लीज डू कंसल्ट। मैं पॉडकास्ट के आखिर में एड्रेस और नाम डाल दूंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, सो प्लीज डू सो। वंस अगेन पूनम एंड दीपक, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू रसिका। बहुत एंजॉय मजा आया। किया हमने भी, मजा आया। सो सायोनारा हम बोलते हैं आखिरी सेक्शन, तो वी विल डू दैट सायोनारा विद अ सेल्फी। सो Okay. यहाँ पे देख के एक सेल्फी लेते हैं। This? हाँ, This? दिस वन, दिस See. वन।